अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो पूरी दुनिया में ज़ेरे बहस है। अमेरिका ने अभी तक ईरान पर हमला क्यों नहीं किया? क्या ये अमरीकी कमज़ोरी है या कोई बड़ी हिकमत अमली? आइए ताज़ा तरीन हक़ाइक़ की रोशनी में इस मुअम्मे को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले तारीख़ को समझते हैं। जून 2025 में एक 12 रोज़ा जंग हुई जिसमें इसराइल और अमेरिका ने ईरान के एटमी मकामात पर शदीद हमले किए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से ये ऑपरेशन 13 जून को शुरू हुआ। अमेरिका ने 4000 फौजी इस्तेमाल किए और 3 बड़े एटमी मकामात यानी फूर्दू, नतंज और इस्फ़हान पर B-2 स्टेल्थ बमबारों से हमले किए। सबसे ताकतवर बंकर बास्टर बम इस्तेमाल हुए जो 60 मीटर ज़ेरे ज़मीन तक जा सकते हैं। इस जंग में ईरान के बड़े फौजी अफसरान शहीद हुए जिनमें IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी भी शामिल थे। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया कि ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह हो गया, लेकिन अब फरवरी 2026 में सूरत हाल दोबारा खतरनाक हो गई है। 2025 के आखिर में ईरान की करेंसी रियाल में तारीखी गिरावट आई, $1 के बदले 14,70,000 रियाल हो गया। 28 दिसंबर 2025 से मुल्क भर में एहतजाज शुरू हुए। ईरान की हुकूमत ने इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया और मुजाहिरीन पर सख्त क्रैकडाउन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6,400 से ज़्यादा मुजाहिरीन मारे गए। 2 जनवरी 2026 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन को मारा तो अमरीका उनकी मदद के लिए आएगा, लेकिन अभी तक कोई फौजी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी बहरी फौज की तैनाती की। जनवरी 2026 में अमरीका ने USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर खलीज अरब की तरफ भेजा। ये एटमी ताकत से चलने वाला जहाज़ है। इसके साथ 10 जंगी बहरी जहाज़ भी भेजे गए जिनमें मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं। फरवरी के शुरू में USS जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर भी खित्ते की तरफ भेजा गया। ये दूसरा ताकतवर कैरियर है। कतर में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे अल कदीद पर RC-135V रेविट जॉइंट जासूसी तैयारा भी तैनात है, जो सिग्नल्स इंटेलिजेंस जमा करता है। ये तैयारा ईरान के दिफाई निज़ाम और मुवासिलात को ट्रैक करता है। बहीरे रूम और कैरिबियन से इजाफी तैयारे और मिसाइल दिफाई सिस्टम भी मुंतकिल किए गए। ट्रंप ने कहा कि एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा यानी आर्माडा ईरान की तरफ जा रहा है। ये ताकत दिखाने की कोशिश है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये फ़ौज अभी ईरान के रिजीम चेंज के लिए काफ़ी नहीं। इराक की जंग में 2003 से 2011 तक अमेरिका को 4,500 फौजी कुर्बान करने पड़े। ईरान की सूरत में ये तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। अब सवाल ये है कि ईरान के पास क्या सियासी और फौजी इख्तियारात हैं। सियासी तौर पर ईरान मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है। ओमान में अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची के दरमियान कई राउंड मुलाकातें हो चुकी हैं। अप्रैल 2025 से मई तक 5 राउंड हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब फरवरी 2026 में दोबारा बातचीत शुरू हुई है। ईरान का कहना है कि हम सिर्फ एटमी प्रोग्राम पर बात करेंगे, बाकी मसाइल जैसे मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई ग्रुप्स की मदद पर बात नहीं करेंगे। ईरान चाहता है कि पहले अमरीकी फ़ौजी दबाव ख़त्म हो तब मुज़ाकरात हों, लेकिन अमरीका कहता है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर यूरेनियम अफजूदगी बंद करनी होगी। तुर्की और कतर सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान दोनों ममालिक के दरमियान राब्ताकार का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने एक डेडलाइन भी दी है जो शायद 1 महीने की है। अब फ़ौजी ऑप्शंस की बात करते हैं। ईरान ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में 16वें नंबर पर है। ईरान की फ़ौज के पास बहुत से इख्तियारात हैं। पहला, खलीज हरमस को बंद करना। दुनिया की तेल की तजारत का 1/3 हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। ईरान इसको बंद कर सकता है, लेकिन ये खुद ईरान के लिए भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि ईरान की मईशत भी तेल की बरामदात पर मुनहसर है। दूसरा ऑप्शन इलाके में अमरीकी अड्डों पर हमला है। खलीज में 8 मुस्तकिल अमरीकी अड्डे हैं: बहरीन, मिस्र, इराक, इसराइल, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, शाम और मुत्तहिदा अरब अमारात में। जून 2025 में ईरान ने कतर के अल अदीद अड्डे पर मिसाइल से हमला किया था। ईरान के पास हज़ारों मिसाइल और ड्रोन्स हैं। तीसरा ऑप्शन इसराइल पर हमला है। ईरान अपने इलाकाई इत्तेहादियों के ज़रिए इसराइल पर दबाव बढ़ा सकता है, हालांकि हिजबुल्लाह और हमास कमज़ोर हो चुके हैं। चौथा ऑप्शन साइबर हमले हैं। ईरान की साइबर सलाहियतें काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन ईरान की भी कमज़ोरियां हैं। जून 2025 के हमलों में ईरान की मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रियां तबाह हुईं।
ایئر ڈیفنس سسٹم کو نقصان پہنچا، ایران کے کمانڈرز مارے گئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایران کو دوبارہ پرانی طاقت حاصل کرنے میں کم از کم 1 سال لگے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ حملہ نہیں کرتا تو کیا اثرات ہوں گے؟ پہلا، امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی لیکن کارروائی نہیں کی تو دنیا میں امریکہ کی دھمکیوں کا اثر کم ہو جائے گا۔ ایران اور دوسرے ممالک سمجھیں گے کہ امریکہ صرف بات کرتا ہے۔ دوسرا، ایران کو وقت مل جائے گا۔ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو دوبارہ بنا سکتا ہے۔ میزائل اور ڈرون فیکٹریاں دوبارہ فعال ہو سکتی ہیں۔ ایرانی فوجی افسران کہتے ہیں کہ ہم نے جون کے نقصانات کو ٹھیک کر لیا ہے۔ تیسرا، علاقائی طاقت کا توازن ایران کے حق میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پہلا، تیل کی قیمتیں آسمان چھو جائیں گی۔ اگر خلیج ہرمز بند ہو گئی تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان، بھارت، چین، جاپان سب متاثر ہوں گے۔ دوسرا، خطے میں بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ایران امریکی اڈوں پر حملے کرے گا، اسرائیل کو نشانہ بنائے گا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی تیل کی سہولیات پر حملے ہو سکتے ہیں۔ پورا علاقہ آگ میں جل سکتا ہے۔ تیسرا، ہزاروں جانیں ضائع ہوں گی۔ عام شہری، فوجی سب متاثر ہوں گے۔ انسانی بحران پیدا ہوگا، پناہ گزینوں کی لہر آئے گی۔ چوتھا، عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا، کاروبار متاثر ہوں گے، سٹاک مارکیٹس گر جائیں گی۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایران کی مدد کون کر سکتا ہے اور کیوں؟ دوستو، یہاں بات واضح کرنا ضروری ہے۔ روس اور چین دونوں نے ایران کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کیے ہیں، لیکن کوئی باہمی دفاعی معاہدہ نہیں ہے۔ 29 جنوری 2026 کو ایران، چین اور روس نے ایک 3 فریقی اسٹریٹجک معاہدہ کیا۔ یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ اس میں سفارتی، اقتصادی اور فوجی تعاون شامل ہے، لیکن نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی کوئی شق نہیں ہے۔ یعنی اگر ایران پر حملہ ہو تو چین اور روس کو خودکار طریقے سے جنگ میں آنا نہیں پڑے گا۔ چین کی مدد کی بات کریں۔ چین ایران کو 3 طریقوں سے مدد کر رہا ہے۔ پہلا، فوجی اور سیکیورٹی مدد۔ جنوری 2026 میں چین نے 16 کارگو طیارے ایران بھیجے۔ چین، روس اور ایران کے درمیان بحری مشقیں ہو رہی ہیں۔ فروری 2026 میں خلیج عمان میں ایک بڑی مشترکہ بحری مشق منعقد ہونے والی ہے۔ چین نے ایران کے میزائل دفاعی نظام کو دوبارہ بنانے میں مدد کی ہے۔ سالڈ راکٹ فیول اور مائکرو پروسیسرز فراہم کیے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی میں بھی مدد دی جا رہی ہے۔ چین ایران میں مغربی ٹیکنالوجی کی جگہ چینی نظام لگا رہا ہے۔ دوسرا، اقتصادی شراکت داری ہے۔ چین اور ایران کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ ہے، جس میں $400 بلین کی سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ چین ایران سے سستے داموں تیل خریدتا ہے۔ 2025 میں چین کی تیل کی درآمدات کا 13.5% ایران سے آیا۔ تیسرا، سیاسی اور سفارتی مدد ہے۔ چین نے اقوام متحدہ میں ایران کے حق میں موقف اپنایا ہے۔ چین کی UN میں مستقل نمائندگی نے کہا کہ وہ ایران کے خلاف کسی فوجی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے۔ جون 2025 کی 12 روزہ جنگ میں نہ چین اور نہ روس نے براہ راست مدد کی۔ ایرانی حکام نے گمنام طور پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے محسوس کیا کہ چین اور روس نے انہیں مایوس کیا۔ روس کی بات کریں تو روس خود یوکرین کے ساتھ جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ روس کے دفاعی وسائل محدود ہو چکے ہیں۔ روس نے ایران کو Mi-28NE حملہ آور ہیلی کاپٹر فراہم کیے ہیں۔ سخوئی Su-35 لڑاکا طیاروں کا آرڈر بھی ہے، جن میں سے 16 طیارے 2027 تک پہنچنے کی امید ہے۔ لیکن روس کی مشکل یہ ہے کہ ایران کے پاس ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایران کی معیشت پابندیوں کی وجہ سے بہت کمزور ہے۔ روس بھی نارتھ کوریا سے گولہ بارود اور میزائل خرید رہا ہے۔ چینی ریسرچ شپ اوشن نمبر 1 خلیج عمان میں ہے۔ مغربی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جہاز امریکی بحری جہازوں اور آبدوزوں کی نقل و حرکت ٹریک کر رہا ہے اور ایران کو معلومات دے رہا ہے۔ چین نے امریکی اڈوں کی سیٹلائٹ تصاویر بھی شائع کی ہیں۔ اس سے اچانک حملہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو دوستو، نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ابھی تک حملہ کیوں نہیں کیا؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ خطے میں امریکی فوج ابھی رجیم چینج کے لیے کافی نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس جوابی کارروائی کی صلاحیت ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ چین اور روس کی مدد سے ایران کو انتباہ مل رہی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ حملے کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ پینٹاگون کے حکام خود تقسیم ہیں۔
सेक्रेटरी दिफा पैट हेक्सिथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्टर्स में इख्तलाफ है कि हमला करना चाहिए या नहीं। अमरीकी आवाम की 47% हिमायत है हमले की, लेकिन ये काफ़ी नहीं। ट्रंप ने कहा है कि रिजीम चेंज बेहतरीन हल होगा। सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी इसी ख्याल के हामी हैं, लेकिन ये आसान नहीं। इराक की मिसाल सामने है, जहां अमरीका को 20 साल लगे और फिर भी कामयाबी नहीं मिली। मुज़ाकरात जारी हैं। ओमान में बातचीत हो रही है। ईरान कहता है कि हमने जोन के नुकसानात की तलाफी कर ली है। अमरीका कहता है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म होना चाहिए। दोनों फरीक सख्त मौक़िफ़ पर कायम हैं। मुस्तक़बिल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन 3 मुमकिन सूरतें हैं। पहली ये कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और कोई मुआहदा हो जाए। दूसरी ये कि महदूद फ़ौजी कार्रवाई हो जिसमें सिर्फ मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया जाए। तीसरी ये कि बड़ी जंग छिड़ जाए जो पूरे खित्ते को तबाह कर दे। माहिरीन की अक्सरियत कहती है कि बड़ी जंग का इम्कान कम है, क्योंकि इसके नताइज सब के लिए तबाहकुन होंगे, लेकिन कोई गलत फैसला या हादसा सूरत हाल को बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी की पूरी तस्वीर। अमरीका अभी तक हमला नहीं कर सका क्योंकि ये आसान नहीं है। ईरान कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन बेबस नहीं। चीन और रूस की महदूद मदद ईरान को मिल रही है, और सबसे बढ़कर हमले के नताइज इतने खौफनाक हो सकते हैं कि ट्रंप भी सोच रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या अमरीका को हमला करना चाहिए या मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और दी पेज को सब्सक्राइब करें। घंटी आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की इत्तला आपको मिलती रहे। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।